और दिल्ली में आज बीजेपी की बैठक होगी। दरअसल ये बैठक आज अपने दूसरे दिन में प्रवेश कर रही है। कल करीब 3.5 घंटे चली बीजेपी की इस बैठक में, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री शामिल हुए और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के उप मुख्यमंत्री भी इस बैठक में मौजूद थे। साथ ही फ्रंटलाइन लीडरशिप की यदि बात करें तो जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह इस बैठक में मौजूद थे। इसके अलावा आज की यदि बात करें तो आज भी ये बैठक जारी रहेगी और इस बैठक से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। इस मैराथन मंथन का क्या प्रतिफल निकल रहा है और आज की बैठक में क्या एजेंडे शामिल रहेंगे, ये सभी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की मैराथन बैठक जारी है। बीते रोज करीब 3-3.5 घंटे ये बैठक हुई है और आज भी ये बैठक जारी रहेगी। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे पर हैं। दरअसल बीजेपी हाईकमान से उनकी मुलाकात होनी है और केंद्रीय मंत्रियों से भी वे मुलाकात कर सकते हैं। शाम तक वे दिल्ली से भोपाल लौट सकते हैं। साथ ही जानकारी ये मिल रही है कि नीति आयोग की बैठक में भी प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए और इस बीजेपी की बैठक में भी वे अपेक्षित हैं। और बात करेंगे हमारे सहयोगी अशरफ काजमी, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए शैलेंद्र चौहान, उनसे भी अपडेट लेंगे। अशरफ, पहले आपके पास आते हैं, क्या जानकारी मिल रही है? आज बीजेपी की मैराथन मंथन की बैठक दूसरे दिन में प्रवेश कर रही है। बिल्कुल, देखिए, जो लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्रियों की का सम्मेलन होता है, आज उसका दूसरा दिन है। कल शाम को पहली बैठक शुरू हुई थी लोकसभा चुनाव के बाद। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव का जो स्कोर रहा है वो लोकसभा चुनाव में इस बार 100% रहा है। 29 की 29 सीटें भाजपा चुनाव में जीती है, जो उनका एक लंबे समय से सपना था। छिंदवाड़ा जो उनके सामने अभेद किला हुआ करता था कमलनाथ का, उसको इन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव में खत्म कर दिया था, ढेर कर दिया था। और अब भाजपा के पास 29 सीटें हैं। तो जो स्वाभाविक बात है, इस बात को लेकर कल जो मीटिंग हुई है तो उसमें चर्चा भी। आज फिर मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक है, तो उसमें आगे चर्चा की जाएगी कि जिन मुख्यमंत्रियों ने अपना प्रेजेंटेशन नहीं दिया वो अपनी बात रखेंगे। खास करके जहां पर अब विधानसभा चुनाव होने हैं, उन राज्यों के बारे में अलग रणनीति बननी है और कुछ जगहों पर जहां पर संगठन और सरकार में जिन राज्यों में मतभेद है या तनातनी की बात चल रही है, तो उसको भी खत्म करने पर चर्चा की जाएगी। और इसी परिप्रेक्ष्य में देखिए, मध्य प्रदेश में भी 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, एक बुधनी और विजयपुर। तो हो सकता है कि बुधनी और विजयपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी हल्की फुल्की चर्चा की, क्योंकि 2 सीटें हैं और भाजपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, बुधनी खासकर। और विजय रामविलास रावत जो विजयपुर से विधायक कांग्रेस के थे और पार्टी में उन्होंने ज्वाइन कर लिया, तो उनके आने के बाद ये चुनाव होना, तो पार्टी मान के चल रही है कि ये सीट भी उनके लिए एक मजबूत स्थिति रहेगी। तो आश्वस्त है भाजपा कि हम बहुत अच्छे से उपचुनाव जीत लेंगे। लेकिन ये जो सम्मेलन चल रहा है, इसमें केंद्र और राज्यों की जो योजनाएं हैं उसको लेकर भी चर्चा की जा रही है। सिर्फ चुनाव में हार जीत पर ही बातचीत नहीं हो रही है। तो कैसे केंद्र और राज्य की योजनाओं का अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचे, इस पर भी चर्चा की जा रही है। और ज्यादा क्या किया जा सकता है, कैसे जनता के बीच में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर पहुंचाया जाए, ये सब पहलू हैं जिन पर पिछले 2 दिन से चर्चा हो रही है। यानी आज चर्चा का दूसरा दिन है। कल शाम करीब 6 बजे के बाद बैठक शुरू हुई थी और देर रात 10 बजे तक ये बैठक चली और आज फिर ये बैठक सुबह 9 बजे से शुरू होगी, जो दोपहर तक जारी रहेगी। अशरफ, नजर बनाए रखिएगा, आप डिटेल लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। और अब चलते हैं भोपाल, जहां हमारे सहयोगी शैलेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महत्वपूर्ण कार्यों से दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लिया, तो साथ ही बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में भी वे हिस्सा ले रहे हैं। बड़े विषयों पर चर्चा हो सकती है, क्या डिटेल्स मिल पा रही है, क्या शेड्यूल रहेगा आज मुख्यमंत्री का?
हाँ देखिए, बिल्कुल सीएम डॉक्टर मोहन यादव कल से ही नीति आयोग की बैठक के लिए दिल्ली के दौरे पर थे और कल सारा दिन नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठकों में वो शामिल हुए। कहीं ना कहीं जो भारत का लक्ष्य है वर्ष 2047 तक $30 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था को बनाने का, उसी लक्ष्य पर पूरा काम चल रहा है। नीति आयोग उसी को लेकर बैठक कर रहा है। आने वाले 25 सालों की प्लानिंग बनाई जा रही है कि भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था को किस तरह दुनिया में सबसे मजबूत बनाना है और उस $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी पर ही पूरा फोकस है केंद्र सरकार का। और सभी राज्यों के सीएम भी बुलाए गए थे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी कल से बैठकों में थे। सबसे अहम बात है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव समेत सभी राज्यों के सीएम को प्रेजेंटेशन बनाकर लाने को कहा गया था कि उनकी क्या प्लानिंग है, मध्य प्रदेश हो या अन्य राज्य, वो आर्थिक व्यवस्था को कैसे मजबूत करेंगे, किस तरीके से आगे काम होगा, विकास का एजेंडा क्या होगा। तो कहीं ना कहीं यही मुद्दों को लेकर चर्चा आज भी होना है। आज भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिन भर दिल्ली में होंगे। आज पीएम नरेंद्र मोदी के साथ एक अहम बैठक होगी जिसमें मध्य प्रदेश का प्रेजेंटेशन रखा जाएगा। ये बताया जाएगा कि मध्य प्रदेश में किस तरह काम कर रही है सरकार और किस तरीके से आगे की प्लानिंग है। सबसे अहम बात है, कल फोटो भी आपने जारी हुआ था जिसमें देखने में आया था कि पीएम मोदी डॉक्टर मोहन यादव और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के साथ बात करते हुए दिखाई दे रहे। तो कहीं ना कहीं और पीएम के हाथों में एक वो प्रेजेंटेशन भी था राज्य का। तो पूरा फोकस है कि किस तरह डबल इंजन की सरकार को आगे काम करना है, विकास को पर फोकस करना है। तो मध्य प्रदेश के लिए हो सकता है कि कुछ ना कुछ और बड़े प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा हो, पीएम के सामने वो सीएम रखेंगे और उनको मंजूरी मिले तो आने वाले समय में विकास के एजेंडे को मध्य प्रदेश में और रफ्तार मिल सकती है। और शाम तक सीएम आज यहां लौटेंगे भोपाल। उसके बाद देखना होगा कि और कौन से नए प्रोजेक्ट या किस तरह मध्य प्रदेश के विकास को रफ्तार मिलेगी। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरे मामले पर जानकारी साझा करने के लिए। आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। और सूरजपुर में जर्जर स्कूल भवन की छत के गिर जाने का एक मामला सामने आया, जहां स्कूल में छात्रों के न होने की वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल उड़गी ब्लॉक के रेसरी प्राथमिक स्कूल की यह पूरी घटना बताई जा रही है। स्कूल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही यहां देखी जा रही है और ये काफी नुकसानदायक हो सकता था, लेकिन उस वक्त राहत की बात ये रही कि बच्चे स्कूल में नहीं थे। स्कूल भवन की मरम्मत नहीं हुई लंबे समय से और ऐसे में स्कूल भवन की छत गिर गई। और ऐसे में ये अब अहम सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी बुरी हालत में यदि स्कूल का भवन था तो स्कूल प्रबंधन क्या कर रहा था? उसके पास क्या समय नहीं है, फंड्स की कमी है या कोई और कारण है जो बच्चों की जान के साथ इस तरह से खिलवाड़ यहां किया जा रहा था? अभी समय पर मरम्मत न होने की वजह से जो परिस्थितियां बन रही हैं उससे देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा ये हादसा हो सकता था यदि उस वक्त बच्चे स्कूल में होते। सूरजपुर से ये पूरा मामला सामने आया, जहां छात्र छात्रा नहीं थे स्कूल में, तो ये एक बड़ा हादसा होने से बच गया। लेकिन स्कूल भवन के छत का इस तरह से गिर जाना निश्चित रूप से एक बड़ा खतरा है और ऐसे अन्य स्कूलों को भी चिन्हित करने की आवश्यकता है जहां पर संभावनाएं इस तरह की बन सकती हैं, क्योंकि ये छत का गिरना कोई छोटी घटना नहीं। और अगली खबर रतलाम से, जहां डंपर ने बाइक सवार को रौंद डाला। बाइक सवार होमगार्ड जवान की इस हादसे में मौत हो गई। होमगार्ड जवान दिलीप सिंह राठौर हादसे का शिकार हुए। दरअसल नामली कस्बे के पास यह हादसा हुआ बताया जा रहा है, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। हादसे के बाद डंपर छोड़कर चालक वहां से भाग खड़ा हुआ और ये वो तस्वीर, ये वो सीसीटीवी वीडियो जिसमें ये स्पष्ट हो रहा है। देखिए, अब एक तरफ से बाइक सवार वो होमगार्ड जाता है और दूसरी तरफ से जो डंपर आता हुआ दिखाई दिया है और उसी डंपर की चपेट में बाइक सवार होमगार्ड आ गया और बिल्कुल कैमरे में ये तस्वीर रिकॉर्ड हो गई और टक्कर मारकर घसीटता हुआ कुछ दूर तक डंपर उन्हें ले गया और इसके बाद डंपर चालक डंपर छोड़कर मौके से फरार हो गया। नामली थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।
और खबर मुरैना से, जहां न्यूज 18 की खबर का एक बड़ा असर हुआ। सवारी ढोने वाले एम्बुलेंस चालक को नौकरी से हटा दिया गया। एम्बुलेंस में लोगों को सवारी के तौर पर बैठाकर वो ले जा रहा था। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया और खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। आपको बता दें कि जौरा रोड से एम्बुलेंस में सवारी भरकर ले जा रहा चालक और एम्बुलेंस जो मरीजों को समय पर उपलब्ध नहीं होती, उसमें सवारी ढोने का काम ये एम्बुलेंस चालक कर रहा था। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए इस पर अब ड्राइवर पर कार्रवाई की जा रही है। और तस्वीरें देखिए किस तरह से ये एम्बुलेंस चालक सवारी लेकर घूम रहा है और ये एम्बुलेंस जो मरीजों को समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती, ऐसी एम्बुलेंस सवारी ढोने का काम कर रही है, जो कि एक बड़ी चिंता का कारण है। अमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। अमित, मरीजों को एम्बुलेंस को कॉल करने पर तो मिलती नहीं है, यहां सवारी ढोई जा रही है। बिल्कुल, देखिए इस खबर को न्यूज 18 ने बड़ी ही प्रमुखता से दिखाया था। उसके बाद प्रशासन हरकत में आया और जो एम्बुलेंस चालक था उसको नौकरी से हटा दिया गया है और उसकी जगह पर दूसरे एक चालक की नियुक्ति कर दी है। बताया जा रहा था कि ये चालक जौरा रोड पर एम्बुलेंस से सवारी लेकर के जा रहा था, क्योंकि अक्सर होता है कि कई बार देखा जाता है एम्बुलेंस चालक सवारी लेकर के जाते हैं और जो मरीजों को आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जननी एक्सप्रेस हो या फिर 108 हो, ये मरीजों के लिए चलाई जाती है और आधा घंटे में इनको मरीजों तक पहुंचना पड़ता है, जिस वजह से मरीजों को समय पर उपचार मिल सके और उन्हें जल्द ही अस्पताल ले जाया जा सके। लेकिन ये चालक देखा जा रहा था कि सवारी भर रहा था। इसी को लेकर के जब न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई तो उसके बाद प्रशासन हरकत में आया और जो एम्बुलेंस चालक था उसको नौकरी से हटा दिया है। बताया जा रहा है कि इस चालक के द्वारा पहले भी इस तरीके की एम्बुलेंस में सवारी ले जाने का कारोबार किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद नोटिस दिया गया, तब इसको नहीं समझ में आया और अब फिर से वीडियो सामने आया तो न्यूज 18 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। बहुत शुक्रिया अमित आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और खबर मुरैना से, जहां पुलिस कर्मचारियों से मारपीट पर सजा हुई। मारपीट के दोषियों को 2.5 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। 12 दोषियों को 2.5 साल सश्रम कारावास दिया गया है। दोषियों पर करीब 3500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। स्टेशन रोड थाने के बिसंगपुरा की मारपीट की पूरी घटना, जहां अवैध शराब पकड़ने गए पुलिस कर्मचारियों को पीटा गया था। 2015 में पुलिस कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई थी। हमले में 2 से 3 पुलिस कर्मचारी घायल हो गए थे। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इस पूरे मामले पर सजा सुनाई है। 12 दोषियों को 2.5 साल की सजा, 3500 रुपए जुर्माने का ऐलान किया गया है। कोर्ट के द्वारा जिला एवं सत्र न्यायालय की तरफ से ये आदेश, ये फैसला सुनाया गया है, जिसमें पुलिस कर्मचारियों से मारपीट करने वाले उन आरोपियों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई और अब कोर्ट की तरफ से सजा का ऐलान किया गया। और बढ़ते आगे, धमतरी में दलदल में फंसकर एक हाथी के शावक की मौत हो गई। हाथियों के सिकासेर दल के 4 महीने के शावक की मौत हो गई। आपको बता दें कि सांकरा फॉरेस्ट रेंज के चंदन बहरा के जंगल की यह पूरी घटना बताई जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद शावक के शव को दफन किया गया। दलदल में फंसकर हाथी के शावक की मौत, जो कि मात्र 4 महीने का था। धमतरी से पूरा मामला सामने आया। पोस्टमार्टम के बाद शावक के शव को पूरे सम्मान के साथ दफन कर दिया गया। चार महीने एज का एक नर हाथी का बच्चा वहां पे चंदन महारा बीच में साकरा वन परिक्षेत्र में एक मृत होने की कल सूचना मिली थी। स्टाफ जब हमारा मॉर्निंग हाथियों की ट्रैकिंग कर रहा था, वो वॉक करते वक्त उनको कुछ स्मेल आने लगा, तो उन्होंने आसपास ढूंढा तो वहां पे एक दलदल में एक हाथी का जो है एलिफेंट काफ, वो 4 to 6 मंथ्स का एज होगा, उसका उन्होंने मृत पाया था। सूचना मिलते ही पूरी टीम वहां पे पहुंची थी। तो कल वहां पे जो हाथी का दल था वो आसपास ही था, तो कल हम वहां पे उसको पोस्टमार्टम नहीं कर पाए थे। तो आज मॉर्निंग से हमारी टीम पूरी लगी हुई थी। हमने पूरे शिनाख्त करके कि वहां पे हाथी का दल नहीं है आसपास। उसके बाद ही हमारी पोस्टमार्टम की टीम गई, वेटरन डॉक्टर्स की टीम गई
और उन्होंने पोस्टमार्टम किया और उसको वहीं पे पास में गड्ढा करके आज उसका दफनाया गया, जो प्रोटोकॉल अनुसार वो किया गया। और दिल्ली में शनिवार को हुई भारी बारिश के बाद ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई, जबकि 13 से 14 लोगों का रेस्क्यू यहां से किया गया। फिलहाल कोचिंग सेंटर में भरा हुआ पानी निकालने का काम जारी है। आपको बता दें कि डीसीपी सेंट्रल हर्षवर्धन के मुताबिक क्रिमिनल केस दर्ज किया गया है। फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है और इस पूरे मामले में 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं फायर ब्रिगेड के अधिकारियों के मुताबिक शनिवार शाम करीब 7:15 बजे बेसमेंट में छात्रों के फंसे होने की सूचना मिली थी। बचाव अभियान शुरू होने के कुछ घंटे बाद 3 छात्रों के शवों को बरामद किया गया। वहीं हादसे को लेकर दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। के लिए बुलाया गया। हमारी टीम ने बहुत अच्छे से सर्च किया, अभियान किया और बेसमेंट में लगभग 12 से 13 फीट पानी थी, जिसके बाद हमारी टीम ने हमारे रेस्क्यूअर ने बहुत गहन सर्च के बाद अभी तक 3 बॉडी रिट्रीव की है, जिसमें 2 लड़की 1 लड़के हैं। सर कितने घंटे ऑपरेशन चला ये पूरा? और ऑपरेशन लगभग अभी कुछ देर पहले फाइनल सर्च होके ख़त्म हुआ है और बॉडी रिट्रीव तो हमने काफ़ी पहले कर ली थी, लेकिन थोरोली सर्च करने में क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा था, पानी निकाला गया, उसके बाद उसको थोरोली सर्च किया गया। एनडीआरएफ की जो डाइवर्स की टीम है, टोटल अब तक 3 बॉडीज हैव बीन रिकवर्ड, 2 फीमेल बॉडीज एंड 1 मेल बॉडी। उनको फर्दर लीगल एक्शन के लिए हमने पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया है। यहाँ पे कंटिन्यूसली वाटर को पंप आउट करने की काम जारी है। अभी एक फाइनल राउंड ऑफ सर्च बाकी है। काफ़ी हद तक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन काफ़ी हद तक कंक्लूजन की तरफ चल पड़ा है और जो लास्ट एक मैनुअल सर्च एक होना है, एक लास्ट राउंड सर्च होना है, वो अभी कुछ देर में शुरू होगा जब थोड़ा और पानी पंप आउट हो जाएगा। और दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में नियमों को ताक पर रखकर कोचिंग सेंटर्स चलाए जा रहे हैं। यहां 100 से ज्यादा कोचिंग सेंटर्स संचालित होते हैं, तो इससे ज्यादा लाइब्रेरियां यहां पर चल रही हैं और इन कोचिंग सेंटर्स और लाइब्रेरी में आए दिन हादसे भी होते रहते हैं। करने वाले हजारों छात्र राजेंद्र नगर इलाके में आपको दिखाई देंगे। जो हादसा हुआ उसके बाद सारे छात्र खुद हैरान हैं, परेशान हैं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ था। कुछ छात्र हमसे बात करने के लिए यहाँ पर हैं। कितनी यहाँ पर इस तरह के कोचिंग सेंटर चल रहे होंगे आप? यहाँ पे मतलब 100 के आसपास लगा लो आप कोचिंग सेंटर्स है, छोटे मोटे मिला के, बड़े छोटे सारे मिला के। और लाइब्रेरीज कितनी चलती हैं यहाँ पर? लाइब्रेरीज तो उससे ज़्यादा है, प्राइवेट लाइब्रेरीज है, हर बिल्डिंग के नीचे एक लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी भी 100+ है और सारी लाइब्रेरीज बेसमेंट में ही है। सारी लाइब्रेरी 95%, हर एक गली में मतलब 95% लाइब्रेरी बेसमेंट में ही है। और चार्जेस कितना लेते हैं? चार्जेस सर 2500 से स्टार्टिंग है लाइब्रेरी का रेट, और एक गली में ना कम से कम ना 5-6 लाइब्रेरी हर एक गली में है। अब 2500, 3000, 3500 तक का चार्जेस है लाइब्रेरी के, और 50 सीट रहेंगे उसके अंदर, एक सिंगल गेट रहता है। कमरे भी हैं, कोचिंग या बिल्डिंग ही है यहाँ पर? नहीं, मतलब कि इधर मेन बिल्डिंग इधर ही हो गई, और जो ऊपर के नीचे स्टूडेंट रहते हैं, नीचे लाइब्रेरी है। अच्छा, हाँ, छोटा छोटा। सुरक्षा के कितने नियम होते हैं? कोई नहीं है, जैसे बेसमेंट में है कि एक नियम है कि 2 एंट्री और एग्जिट होना चाहिए। ठीक है, नहीं है, हर लाइब्रेरी में एक है, हर लाइब्रेरियाँ एक तरह से इलीगल ही है। अच्छा, हाँ, और कभी भी अगर किसी लाइब्रेरी में दिक्कत है, जैसे आज इसमें आई, तो किसी में कोई ये नहीं है, सुविधा नहीं है, ना फायर का, ना ये पानी घुस गया, किसी चीज़ का नहीं है, और ये होता ही रहता है। ये अभी मुखर्जी नगर में हुआ था, वहाँ सारे लाइब्रेरी बंद करा दी बेसमेंट में, अभी आज यहाँ हो गया, अब यहाँ आज बंद करवाएंगे, जबकि वहाँ मुखर्जी नगर में वो उससे कुछ सीखे नहीं। कभी शॉर्ट सर्किट की वजह से लाइब्रेरी में आग लग जाता है, कोई कुछ नहीं रखा हुआ है, ना फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है। हल्का से बारिश होता है तो बाथरूम का पानी रिसने लगता है लाइब्रेरी में, तो लेकिन यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा जमा होता था, इसीलिए इसमें यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया। बड़े कोचिंग सेंटर है, मोटी फीस लेते हैं, उसके बाद भी सुविधाएं नहीं। ये मतलब कि आपको सर बता रहा हूँ, ये राव IAS यहाँ का सबसे महंगा इंस्टीट्यूट है। 1,80,000 रुपये इनका 1 साल का कोर्स का रेट है। आप बताइए, कोई फैसिलिटी नहीं। और इस पूरी घटना के बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। बच्चे यहाँ पर अपना भविष्य संवारने आए थे,
लेकिन माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी ने और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की निकम्मी सरकार ने एक गुहार नहीं सुनी स्थानीय लोगों की। बार बार पिछले एक सप्ताह से माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी को बोला जा रहा था कि नाले की डिसिल्टिंग करवा दीजिए, नाले की सफाई करवा दीजिए। आपके पीछे आप ही देख लीजिए, अभी भी 2.5 फुट पानी सड़क पर है। यही पूरा का पूरा पानी जाकर बेसमेंट में फिल हो गया है। आप जानते हैं डाइवर्स की जरूरत पड़ी है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर हालत है वहां पर। कह रहे पूरा का पूरा फर्नीचर तैर रहा है, ऊपर तक बेसमेंट जलमग्न है और बच्चों की डेथ हुई है इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण। राजनीति करने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, किसी को हम कुछ नहीं कह सकते। बीजेपी को भी बताना चाहिए, भाई 15 साल से उनका काउंसलर था, ड्रेनेज क्यों नहीं बना? एक साल में तो सारे ड्रेनेज नहीं बन सकते दिल्ली के, लेकिन फिर भी राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। मेन चीज है कि सबसे इम्पोर्टेंट है राजनीति ना हो। अभी जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो भी है उसके बच्चे जल्दी से सेफ हों। और अब 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में।